आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पब्लिक फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस को कई जगह पब्लिक इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो मोर और लेस सेम है। इसमें कई सारी टॉपिक्स होते हैं, जैसे पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट। अब यहाँ पर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की मेजर थ्योरीज है ना, जैसे वैगनर्स लॉ, है ना, पीकॉक वाइजमैन थ्योरम, बामोल्स कॉस्ट डिसीज, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलती। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये सारी थ्योरीज एक कंपैरिजन मोड में समझाने के लिए इस वीडियो को लेके आया। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट, आरबीआई, डीईपीआर और इवन एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में आपको मेंटली क्लैरिटी हो जाएगी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये थ्योरीज क्यों बनाई गई और इनका क्या एग्जीक्यूशन था। इस पूरे वीडियो में मैं हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स लेके गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल, कनेक्ट करते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको ऊपर नीचे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब यहां से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वाई पब्लिक एक्सपेंडिचर मैटर्स फॉर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सरकार का पैसा लेती है टैक्स से और उसको यूज करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसलिए वर्ड यहाँ पे पब्लिक रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं जो जनता खर्च कर रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, किस लिए होती है? ग्रोथ, वेलफेयर और स्ट्रक्चरल चेंज के लिए होते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब बता देता हूँ। जैसे हम आजाद हुए थे जब एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी, फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग भी आया, सर्विसेज भी आया, आज फिर हम वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया के थ्रू। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार जब खर्चा करती है तो वो किस लिए खर्चा कर रही है, ये है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग बाय सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो भी सरकार के खाते से खर्च हो रहा है उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी चीज ऐसी जहां पे आगे जाके इनकम बढ़ेगी सरकार की, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत ट्रेन हो गई, है ना, ब्रिजेस हो गए, मेट्रो हो गई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता। एजुकेशन, हेल्थ, कोविड के बाद से आप देख सकते हैं R&D, इन सब पे जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो आगे जाके सरकार को इनकम जनरेट करके देगा। दूसरे टाइप का खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता है सैलरीज पे। तो सैलरीज से कोई आगे जाके प्रोडक्टिविटी नहीं बनती कि आज सरकार ने सैलरी दी तो उनको आगे जाके इतना फायदा होगा। सैलरी इज लाइक अ पेमेंट, कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने काम किया, उसके बदले उसको पैसा मिला। तो सरकार और देश को इससे कोई एसेट बिल्डिंग नहीं होती, ठीक है। पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया है, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उससे आगे जाके देश को फायदा भी नहीं होगा, वो पुराने लोन के ऊपर है। तो ये डिफरेंस है दो मेजर कंपोनेंट्स में, ठीक है। हिस्टोरिकली देखते हैं कि जो एक्सपेंशन होता है गवर्नमेंट का वो क्या क्या होता है। डेमोग्राफिक प्रेशर, जनता बढ़ रही है हर जगह, सेटलमेंट बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, रूरल से अर्बन एरिया में लोग जा रहे हैं, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना, घर बनाना, है ना, पीने का पानी, ये सारी चीजें। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कहीं एक इंडस्ट्री सेटअप होगी उसके आसपास। तो आप देख सकते हैं भिलाई है छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम्पल। भिलाई के आसपास कितना सारा इकोसिस्टम बन गया कि उसके आसपास रायपुर जैसी एक बड़ी सिटी बनी। रायपुर जैसी सिटी बनने का मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य भी बना। तो आप देख सकते हैं कि ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। तो एक न्यू पब्लिक सर्विस निकाली, वो भी हो गया। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि भाई सरकार ऐसा करे, तो मतलब नेताओं को इलेक्शन जीतने के लिए उनको भी रिजल्ट्स दिखाने होते हैं। इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात करूं कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है लगभग 47 लाख करोड़ है। अब केपेक्स, यहाँ केपेक्स इंपॉर्टेंट है। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमेशा ये मोटिव रहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, जिससे कि एसेट बिल्डिंग हो और देश की इनकम बढ़ सके। ये हाईएस्ट रहा है पिछले 15 सालों में, मतलब रिकॉर्ड बन गया है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पुश दिया गया है। क्या क्या है उसमें? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई आपके दरवाजे के, आपके घर तक घुस चुका है, सारी चीजें हो गई। हेल्थ केयर, कोविड-19 में हमने देख लिया कैसे हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एक्सपोज हो गया था। उसके बाद भी सरकार ने काफी सारी चीजें, वैक्सीन, इंजेक्शन एंड अदर अदर के साथ कंट्रोल किया। फिर एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। एमएसपी, पीडीएस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम 2/3 पॉपुलेशन को लगभग
मतलब 80-85 करोड़ लोगों को फ्री में और ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसों में फूड ग्रेन्स देते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नॉट जस्ट बजट स्पेंडिंग, इट इज रिफ्लेक्शन ऑन स्टेट्स इकोनॉमिक फिलोसफी। तो जब सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर बजट में वर्ड्स लिखती है ना, उसके टर्म लिखती है, उसके फिगर लिखती है, तो उससे सरकार की फिलॉसफी पता चलती है कि किस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं इकोनॉमी के। पहले थ्योरी पे बात करते हैं, वैगनर्स लॉ। क्या है ये? कि प्राइसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर विथ डेवलपमेंट। तो एडोल्फ वैगनर 1893 में इन्होंने कहा था लॉ ऑफ एक्सपैंडिंग स्टेट एक्टिविटी, जैसे जैसे रोल बढ़ेगा सरकार का, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है। सो एज इकोनॉमी ग्रो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फास्टर देन जीडीपी। ओके, सो ये कोर है इस वैगनर लॉ का। अब मैंने आपको ये तो बताया कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, पर ये लॉ में मेन क्या है? फास्टर देन जीडीपी, मतलब जीडीपी से तेज बढ़ने का। रीजन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर फंक्शन। जैसे जैसे देश बढ़ता है, वेलफेयर, एजुकेशन पे खर्चा बढ़ जाता है, हेल्थ केयर पे, सोशल सिक्योरिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ जाती है। देश ग्रो कर रहा है, सबको घर चाहिए, सबको रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने सुना होगा इंडिगो की क्राइसिस हुई थी, फ्लाइट को रिलेटेड, काफी कैंसिलेशन हुई, सारी चीजें हुई। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। एक समय इंडियन एविएशन सेक्टर को कहा जाता था ग्रेवयार्ड ऑफ एयरलाइंस। जो भी यहाँ एयरलाइन खोलता था वो उसी में दफन हो जाता था, क्योंकि एयरलाइन में नुकसान इतना होता था। पर इंडिगो ने भी एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में ये बता दिया कि प्लेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन कितना जरूरी है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस नीड्स बढ़ जाती हैं कि भाई देश बड़ा है, जैसे रशिया है, लोग कहते हैं रशियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन है, पर आप उसकी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने का खर्चा देखोगे तो वही कितना ज़्यादा है। तो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सरकारी दफ्तरों को चलाना। फिर हो जाता है अर्बनाइजेशन, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन। आप देख लो, स्मार्ट सिटी के जरिए हमने क्या नहीं करने की कोशिश की। ऑल्दो उस पर अभी भी सवाल है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि अगर सिटी के एक क्लस्टर को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे हमारा अपलिफ्टमेंट होता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। सो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड था, अब उसका बारी आ गई, हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ इंडिया की यूथ पॉपुलेशन बहुत है, इसको रीप करना है, इसके बेनिफिट्स। इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो जी यहाँ पे क्या हो जाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाता है। फिर यार a प्लस बी वाई, वेयर b इज शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे y क्या है? जीडीपी है, और g क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर है। एग्जाम में आपसे कोई सवाल आया तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस की बात करते हैं। जैसे ही पोस्ट वॉर वेलफेयर स्टेट्स बन गए यूरोप में, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सरकारों का खर्चा बढ़ा। यूएस के ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम्स, ओके, नॉर्डिक कंट्रीज ने भी 1970 से 2000 में काफी स्पेंड किया, जिससे पब्लिक वेलफेयर बढ़ा। और आज अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज को देखो, नॉर्डिक कंट्रीज मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो हर ह्यूमन डेवलपमेंट या हैप्पीनेस, बाकी किसी भी इंडेक्स में जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है, वो हमेशा ऊपर ही दिखते हैं। इंडिया के केस की बात करूं तो इंडिया का जो केपेक्स बड़ा है वो मोर देन 30% CAGR है ड्यूरिंग 2020 एंड 2024। इट मीन्स पोस्ट कोविड वी कैन से हेल्थ और एजुकेशन की स्पेंडिंग बढ़ी है और ये डबल हुई है पास्ट डेकेड में। क्रिटिसिज्म की बात करूं तो डेटा सेंसिटिव टू द पीरियड दैट इज क्राइसिस वर्सेस एक्सपेंशन। तो जब भी क्राइसिस होगी स्पेंडिंग पूरी नीचे हो जाएगी, और उसके बाद आप कुछ भी करोगे तो आपको हाई ग्रोथ दिखती है। ये क्रिटिसिज्म है पहला, ठीक है। और फिर आता है रिवर्स कॉजैलिटी, मतलब हमने स्पेंडिंग की, वो ग्रोथ में बनी, बट जो ग्रोथ है वो वापस स्पेंडिंग में बनी कि नहीं बनी? यहाँ पे लिखा नहीं बनी, क्योंकि पहले आपने स्पेंड किया, फिर ग्रोथ हुई, पर ग्रोथ नहीं हुई तो स्पेंडिंग नहीं आएगी आगे की। तो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑल्सो मैटर। फिर इसके बाद पीकॉक वाइजमैन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जम्प्स, पब्लिक स्पेंडिंग जम्प्स ड्यूरिंग क्राइसिस। इसके रियल लाइफ एग्जांपल है, जब भी वॉर होगी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। कोविड की क्राइसिस आई, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, तो आप समझ सकते हो स्पेंडिंग बढ़ गई सरकार की। तो इसी तरह से है। और फिर सवाल ये है कि पीकॉक वाइजमैन क्या कहते हैं कि एक बार जब वो खर्चा बढ़ जाता है, जैसे कि
2013 में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी, उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, मतलब फूड को उनने गारंटी बनाने की और एक्ट से एनफोर्स करने की कोशिश की। 2013 में वो अनाउंस तो हुआ। अब वो किस वजह से अनाउंस हुआ डजंट मैटर, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए हुआ, सरकार के भले, देश के देशवासियों के भले करने के लिए हुआ, किसी वजह से हुआ, पर जब वो अनाउंस हो गया तो 2014 में जब एनडीए सरकार आई, बीजेपी लेड एनडीए सरकार, उनने भी उसको कट नहीं कर पाया, तो बढ़ गया। मनरेगा भी 2009 में जब आया था, उसके बाद से वो आज भी चल रहा है, वो भी कट नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी फ्रीवीज हैं जो आज चल रही हैं, वो आगे भी कट नहीं हो पाएंगी। यही ये कहता है देन नेवर रिटर्न्स, मतलब एक बार पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ गई ड्यूरिंग किसी क्राइसिस की वजह से, तो वो कभी कम नहीं हो पाती। सो गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग ड्यूरिंग शॉक्स, लाइक वॉर हुई, रिसेशन हुआ, पेंडेमिक हुआ, बढ़ेगा। पब्लिक का टॉलरेंस ऑफ टैक्सेस बढ़ जाता है। भाई जंग हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मान लो इंडिया को फंड्स की जरूरत है, टैक्सेस बढ़ गए, पेट्रियोटिज्म आ जाता है, और फिर वो टैक्स रेट कभी नीचे नहीं आते। पोस्ट क्राइसिस क्या है, स्पेंडिंग डज नॉट फॉल बैक, वो स्पेंडिंग वहीं की वहीं रहती है। एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर टू, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू में स्टेट एक्सपेंशन हो गया था मैसिवली ग्लोबली। 2008-9 में जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी यूएस में, हेल्थ क्राइसिस आई थी, तो ओबामा केयर के नाम से जो चीज़ें चली थी वो चलती ही रही। कोविड-19 के बाद से लाइफ टाइम पीक इन सोशल स्पेंडिंग, कभी हमने ऐसी क्राइसिस देखी ही नहीं थी जो भी अभी इस समय जीवन जी रहे, तो उन्होंने भी कोविड के टाइम काफ़ी चीज़ें देखी। इंडिया का डेटा देखो तो 2021 में रिकॉर्ड फिस्कल एक्सपेंशन था, क्योंकि इस समय हमने आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारी स्कीम भी चलाई थी, ठीक है। जन धन योजना हो गई, जन आरोग्य योजना हो गई, दैट इज आयुष्मान भारत, मनरेगा हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, ये सब रहा। और पोस्ट पेंडेमिक क्या था, रेवेन्यू सपोर्ट नॉर्मलाइज हो गया, बट केपेक्स एक्सप्लोड हो गया और इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे चला गया। तो ये अच्छी चीज़ है कि केपेक्स बढ़ रहा है, पर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पाथ पे चलते हैं, शॉक लगता है, फिर नया हायर एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम आ जाता है और फिर हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है। Peacock Wiseman explains structural jumps, okay, in expenditure due to shocks, not continuous growth like Wagner. So Wagner कहता है कि ये continuously grow होता है, जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है। पीकॉक वाइजमैन क्या कहते हैं कि ग्रो होता है, फिर कोई शॉक लगता है, फिर वो तेजी से बढ़ता है और फिर वो आगे बढ़ता है, फिर एक शॉक लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है। सो इट्स लाइक बम्स आते हैं पर वो एवर इंक्रीजिंग रहता है। अब बामोल का कॉस्ट डिसीज समझते हैं। वाई एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सर्विसेज गेट कॉस्टलियर, क्यों ये चीजें महंगी ही होती जाती हैं, ठीक है। लेट्स सी, सम सेक्टर्स बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्टिविटी आएगी तो उनको बेनिफिट होगा। अदर्स डू नॉट, जैसे टीचिंग, मेडिकल केयर, कुछ चीजें इमरजेंसी हैं, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अब इसमें मैं प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकता हूँ, कम समय में ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, कम एरिया कवर करके आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो बट एफिशिएंसी का स्कोप कम है। बट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो अगर मशीन एफिशिएंट हो गई तो मान लीजिए 1 घंटे में 100 शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, पर मशीन बड़ी लेवल पे इंस्टॉल करती है तो 1 घंटे में मैं 200 शर्ट भी बना सकता हूँ। वेजेस इन लो प्रोडक्टिविटी, वेजेस इन लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर मस्ट राइज टू मैच अदर सेक्टर्स, क्योंकि जो लो प्रोडक्टिविटी के सेक्टर है वहां पे वेजेस कम है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली आउटपुट कम है, पर अगर वो मैच नहीं करेंगे दूसरे पे तो लेबर शिफ्ट होगा। कॉस्ट इंक्रीजेस विदाउट प्रोडक्टिविटी, यही प्रॉब्लम है आज की तारीख में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो, सो पीपल वांट अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। It means for companies, salary bill goes up, so it means cost goes up, and that cost increased amount is not translating into productivity. Now you can think otherwise as well, but I'm just giving one example that if the cost increases without productivity, these things happen. Like एक example के तौर पे देखते हैं, a concert requires the same musician today as in 1850. आज अगर कॉन्सर्ट हो रहा है तो म्यूजिशियन सेम नंबर्स, लगभग सेम क्वालिटी, ऑब्वियसली लोग बदल गए बट आज भी रिक्वायरमेंट सेम ही है, ठीक है। अ क्लासरूम स्टिल हैज 40 स्टूडेंट्स पर टीचर,
स्कूल कॉलेज की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स स्केल स्लोली। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, एडमिन रोल्स, वो धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। अब इसका इकोनॉमिक लॉजिक क्या है, मतलब वेज बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी तो एक्सपेंडिचर बढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी है, मान लीजिए कंपनी 100% एक्सपेंडिचर में से 40% उसकी सैलरीज है। अब मान लीजिए सबका अप्रेजल हो गया 10%, तो ये कॉस्ट हो गई 44% सैलरीज की कॉस्ट हो गई। अब इस 100% में से जो एक्स्ट्रा 4% है वो कहीं ना कहीं कट होगा, या तो प्रॉफिट कट होगा, ये चीजें। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ गई कंपनी की। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, कंपनी के खर्चे बढ़ गए, और जब कंपनी के खर्चे बढ़ गए मतलब कहीं ना कहीं चीजें महंगी हो रही है। ठीक है, इंडिया के एग्जांपल, टीचर सैलरी ग्रोथ मोर देन स्टूडेंट टीचर रेशियो इंप्रूवमेंट। मैं एक टीचर हूं, मुझे महीने का 20,000 रुपये मिल रहा है, अगले साल मेरी सैलरी 30,000 हो गई मान लीजिए, पर मैं अभी भी 40 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं। ये है हेल्थ पर्सनल सैलरीज राइजेस फार फास्टर देन पेशेंट लोड एफिशिएंसी। हॉस्पिटल है, बेड्स लिमिटेड है, पेशेंट को केटर करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट इन एफिशिएंसी बट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इकोनॉमीज। ये इस थ्योरी को बहुत अच्छे से बताता है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर देखते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, सो हाउ स्पेंडिंग क्रिएट्स मोर इनकम देन इट कॉस्ट, ये हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, सिंपल सा, जो हमेशा ही रहता है। यहाँ पे क्या है, एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या कहता है, हायर है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो, लॉजिस्टिक्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं देश में ई कॉमर्स बढ़ रहा है, हर आदमी घर बैठ के मोबाइल से ऑर्डर कर रहा है, पार्सल आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड अच्छे बनाने हैं ताकि सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। उसके बाद लॉजिस्टिक्स देखने, तो वेयर हाउस होने चाहिए, वेयर हाउस से सिटी में जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइडर्स चाहिए, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन बूस्ट हो जाएगा और लोअर प्रोडक्टिविटी गेन्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, इंडिया के एग्जांपल से समझते हैं। केपेक्स को देखो और रेवेन्यू के मल्टीप्लायर को देखो, डिफरेंस है। ये आरबीआई का डेटा है, मैंने लिया। केपेक्स मल्टीप्लायर 2.5 से 3 के आसपास है, वहां रेवेन्यू आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज हमको अग्री करवाता है इंडिया के केस में। जैसे 1 रुपया खर्च किया तो 3 रुपये ऐड हुए जीडीपी पे, किस वजह से, सेकेंडरी और टर्चरी इफेक्ट की वजह से। तो इंडिया का जो फिस्कल स्ट्रेटजी है पोस्ट 2021, वो है कि हाई केपेक्स मल्टीप्लायर्स को रखना है, जिससे कि सप्लाई साइड ग्रोथ को हम पुश कर सके। ठीक है, अब जो कॉम्पोजिशन है, मतलब क्या क्या चीजें पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंडिया के में आती हैं, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिससे कि आपको चीजें समझ आए। अभी क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी थे, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट FY 24-25 इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज 11 लाख करोड़ प्लस, डिफेंस 13%, एजुकेशन सेंटर स्टेट मिला लो 3%, हेल्थ केयर लगभग 2%, और सब्सिडीज जो कि मेजर होती हैं वो है। ट्रेंड क्या है, सब्सिडीज श्रिंक हो रही हैं एक्सेप्ट क्राइसिस पीरियड में, जैसे कोविड देखा या कुछ और। केपेक्स है जो बढ़ रहा है, अच्छा साइन है। परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम्स आ गई हैं जिन्होंने फ्रीबीज को रिप्लेस कर दिया, मतलब फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस करोगे तो इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, सेक्टोरल एग्जांपल है पीएम गति शक्ति, ये लॉजिस्टिक्स के लिए बनाया गया बैकबोन है अब इंडिया की ई कॉमर्स इकोनॉमी। जल जीवन मिशन क्या देगा, रूरल वाटर सप्लाई देगा, तो वाटर सप्लाई इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और इससे रिलेटेड आवास योजना, सॉरी, ये घर बनाएगी अर्बन और रूरल हाउसिंग के। अब माइग्रेशन हो रहा है रूरल से अर्बन एरिया में, कहाँ रहेंगे लोग, इसलिए स्लम्स बनते हैं। स्लम्स को हटाने के लिए धारावी प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको लेके भी सरकार एम्बिशियस है। तो अब जब हम स्लम्स को खत्म कर रहे हैं तो रहने के लिए लोग जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में क्या है कि ऑलवेज मेंशन यूनियन प्लस स्टेट एक्सपेंडिचर, नॉट जस्ट सेंट्रल, क्योंकि काफी सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है। अगर आप फाइनेंस कमीशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब गुड एक्सपेंडिचर वर्सेस बैड एक्सपेंडिचर, मतलब क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग नॉट क्वांटम, इसी से डेवलपमेंट होता है। जैसे पैसे आपके पास भी हैं, पॉकेट मनी है, अब या तो आप उसको क्वालिटी स्पेंड कर सकते हो, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली, कहीं बुक्स खरीद ली, और
अगर आप उसको सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मान लीजिए समोसा खा लिया, लोगों को पार्टी दे दी आपने, इस टाइप से जो है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग नॉट क्वांटम। प्रोडक्टिव ग्रोथ इंड्यूसिंग क्या क्या है? अगर सरकार एजुकेशन, हायर एजुकेशन, R&D, हॉस्पिटल, डिजिटल इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रा, क्लाइमेट अडेप्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब पे खर्च करेगी ना, तो ये अच्छे साइन है जहां पर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे पुतिन को इनवाइट करने एयरपोर्ट एंड बाकी सारी चीजें हुई थी, पुतिन केम टू इंडिया, मीटिंग हुई। अब उस पर सबसे पहले हेडलाइन क्या बन रही है दूसरे न्यूज़पेपरों की, कि भाई इन द हैवी ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग टू हेड ऑफ स्टेट्स आर मीटिंग। इट मीन्स कहीं ना कहीं उस मीटिंग को लिंक किससे कर दिया? क्लाइमेट से, कि भाई दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है। मैं मानता हूँ दिल्ली में पोल्यूशन है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, पर ये बात का यहाँ से क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या लेना देना? ठीक है, अनप्रोडक्टिव क्या है? अनटारगेटेड सब्सिडी, सबको दे रहे हैं सब्सिडी, तो अभी फेक बेनिफिशियरीज को रिमूव किया जा रहा है, उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बायोमेट्रिक के थ्रू ही मिलेगा, जो एंटाइटल्ड है उसे ही मिलेगा, आप किसी के बिहाफ पे नहीं ले सकते। लोन वेवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, एनपीए भी डाउन हो गए हैं, और अब सरकार कहीं भी नहीं कहती कि इस एरिया में ये हुआ है तो हम लोन हटा देंगे, उसकी जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, मतलब इंश्योरेंस। फिर सैलरी हाइक विदाउट रिफॉर्म्स, बिना रिफॉर्म्स के सैलरी बढ़ा देना, ये भी एक प्रॉब्लम है, अनप्रोडक्टिव है। और पॉपुलिस्ट ट्रांसफर्स विदाउट एसेट क्रिएशन, तो जहां जहां पैसा डाल दिया, जहां पे कोई एसेट क्रिएट नहीं किया गया। अब यहाँ की बात करते हैं कि मॉडर्न प्रिंसिपल क्या है। मॉडर्न प्रिंसिपल कहता है ह्यूमन कैपिटल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, ये होता है ग्रोथ इंजन जो कंपाउंड करता है लॉन्ग रन में। चाइना वर्सेस इंडिया की बात करें तो 1990 से लेकर 2015 चाइना हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ से बड़ा आगे। चाइना 1978 के पहले एग्रेरियन इकोनॉमी था, डेन जाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी ली और चाइना को एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दिया। उसी का आप देख सकते हो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाया, जिससे चाइना की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ी। अगर आप 1990s के आसपास देखो तो इंडिया चाइना में ज्यादा गैप नहीं था। इंडिया पोस्ट 2014 इंफ्रास्ट्रक्चर को कैच किया है, बहुत तेजी से जा रहा है और डिजिटल इकोनॉमी बनी है। मेरा आपसे यही कहना है, सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही, आप पिछले 10 सालों में देख सकते हो। आप कंपेयर करके देखो, इंडियन रेलवेज कैसा था 2025 से 2015 और 2015 से 2005। डेवलपमेंट होगा, सरकार कोई सी भी हो, देश हमारा ही है, हमको ही सोचना होगा इसके बारे में। तो 2025 में कितना एडवांस हो गया, 2015 में क्या चीजें थी, 2005 में ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिलती थी, ट्रेन की लाइन में लग के जाना पड़ता था, स्टेशन से टिकट्स मिलती थी, एजेंट्स होते थे, सब चीज़ खत्म हो गई। IRCTC की ऐप पे जाओ या कोई सी भी ऐप पे जाओ, वहां से बुक कर सकते हो। तो ये आपको डिफरेंस देखना होगा। पॉलिसी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो जब भी आप कोई आंसर लिख लो या आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये आपको काम आएगा। हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इंप्रूव करें इंडिया की पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को। फिजिकल स्पेस की लिमिटेशन डालें, ये चैलेंजेस है। मतलब जब भी फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, हमारी फिजिकल डेफिसिट FRBM जो एक्ट है वो आ जाता है, FRBM 2003, और उसके तहत हमको डेफिसिट को लिमिट करना पड़ता है। तो चैलेंज भी है, अच्छी चीज़ भी है। एजिंग पॉपुलेशन इन फ्यूचर, धीरे धीरे देखें तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमको हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इरोड होती जाएगी। फिर क्लाइमेट फंडिंग के लिए पैसे चाहिए, ग्रीन ट्रांजिशन के लिए पैसे चाहिए। तो ये कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो पूरा डेवलपमेंट कर लिया और एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर दिया। जब डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट की बारी आई तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपिंग कंट्रीज एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो उसको और खराब कर दे और डेवलपमेंट करते रहे, नहीं, पर जिन्होंने उसके बैक पे डेवलपमेंट कर लिया, दे शुड कॉम्पनसेट फॉर द ट्रांजिशन। मतलब US, यूरोपियन इकोनॉमीज हो गई या जापान, साउथ कोरिया हो गए, जिन्होंने क्लाइमेट को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें इस ग्रीन ट्रांजिशन में, ठीक है। फिर राइजिंग डिफेंस कमिटमेंट्स, क्योंकि लड़ाइयां हो रही हैं। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो उसमें लगभग 40+ कंट्रीज इन्वॉल्व थी। आज की तारीख में 90+ कंट्रीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ रही हैं, बायलैटरल वॉर चल रही है। और फिर आ जाता है स्टेट लेवल फिस्कल स्ट्रेस, जैसे हमारा पंजाब है, केरला है, इनका खुद का डेफिसिट बहुत बढ़ते जा रहा है, तो इनकी मदद कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेल आउट और ये सारी चीजें एक बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि एग्जाम में
एग्जामिनर, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं जहाँ सब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पे आपसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो क्या सॉल्यूशन है? आउटकम बेस्ड बजटिंग। बजट ऐसा बनाओ जिससे कुछ ना कुछ आउटकम निकले, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो। सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सरकार का काम है बिजनेस का इकोसिस्टम बनाना। तो लॉज पे काम करो, रेगुलेशन पे काम करो, केसेस पे काम करो, खुद बिजनेस में मत घुस जाओ। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, सरकार का क्या काम है? उसका कानून बनाना, ना कि अपनी एक एयरलाइन चलाना और कंपीट करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल गवर्नेंस, बहुत जरूरी है। डिजिटल सब चीज हो रही है, किस तरह से सरकार ने भी अपने सारे काम डिजिटल कर दिए हैं, जिससे कि काफी फायदा है। टारगेटेड वेलफेयर है, आधार बना लिया, डीबीटी बना लिया, सीधा पैसा अकाउंट में, तो ना पैसा लेने का झंझट, देने का झंझट, बीच में लीकेज, करप्शन, सब खत्म। फिर इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन एंड R&D, ये बहुत जरूरी है भाई। हमने हमारा गूगल नहीं बना पाया, हमारा यूट्यूब नहीं बना पाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पर हम अपना AI तो बना सकते हैं। आज AI के बाद हम काफ़ी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारा इंडिजिनस हो। तो ये इनोवेशन एंड R&D इंपॉर्टेंट है। फिर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट बर्डन, अब पुराने जो लोन लिए हुए हैं उनको डेट मैनेजमेंट यूज करते हुए हमको पुराने लोन्स खत्म करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की चीज़ है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एंटाइटलमेंट ड्रिवन रेवेन्यू स्पेंडिंग टू प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग कैपिटल एलोकेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? अभी हमारे देश में एंटाइटलमेंट मेंटालिटी है, ये मैं डिजर्व करता हूं, ये मेरा हिस्सा है। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जो परफॉर्म करेगा, मतलब जो दिखाएगा कि हम प्रोडक्टिविटी से कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं, वहां पे सस्टेनेबल ग्रोथ होगी और एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑप्शनल या इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वर्कशॉप का लिंक 3 आवर्स जो कि फ्री है, आप आराम से उसको देखिए। सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी, फ्रॉम सिलेबस टू PYQ, न्यूज़पेपर रीडिंग, नोट्स मेकिंग, रिविजन, फॉर्मूला शीट, सब कुछ उसमें A to Z बताया गया है कैसे पढ़ना है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।